गरीब दर्जी की बेटी के बालों और अमीरों की बेटी की डिजाइनर ड्रेस। बस हट जाओ विद्या बेटा, मेरे बाल खिंच रहे हैं। देखो तुमने मेरे कितने सारे बाल तोड़ दिए। रुकिए माँ, बस आपकी चोटी बनने ही वाली है, फिर मैं इसमें ये फूल लगाऊंगी। तुम इतना देर से यही कही जा रही हो। विद्या बेटा, मेरे बाल बहुत लंबे हैं और देखो तुम कितनी छोटी हो, तुम चोटी नहीं बना पाओगी और मुझे सिलाई भी तो करनी है। दुर्गा के लंबे घने सुंदर बाल फर्श पर लहरा रहे थे। अपनी माँ के इतने सुंदर बालों से खेलना विद्या को बहुत पसंद था। वो कभी भी अपनी माँ को नीचे बैठाकर उसके बालों के साथ खेला करती। ऐसे ही उसे आज भी बालों से खेलते खेलते काफी देर हो गई। चलो बेटा, बहुत देर हो गई, मुझे काफी काम है। दुर्गा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर उसकी अमीर पड़ोसन सुनैना आई और उसे इस तरह बाल खोले बैठे देखकर गुस्से से बोली, ये क्या दुर्गा बहन, कपड़े सिलने के बजाय अपनी बेटी के साथ खेलने में लग रही हो। माना कि तुम्हारे बाल लंबे हैं, घने और काफी सुंदर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर समय इन्हीं में मगन रहो। नहीं नहीं सुनैना जी, ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी को मेरे बालों के साथ खेलना बहुत पसंद है। कभी कभी ये मेरे बालों से इसी तरह खेलती है। मेरी मम्मा के बाल सबसे अच्छे हैं, इतने लंबे बाल तो यहाँ पर किसी के भी नहीं है। मम्मा आपके बाल तो आपसे भी ज्यादा लंबे हैं। माँ की तरह बेटी को भी दिखावा करने की आदत है। कह तो ऐसे रही है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ इसकी माँ के पास ही बाल है, बाकी सब तो यहाँ पर गंजे हैं। अरे सुनैना जी, आप तो दरवाजे पर ही खड़ी हैं, अंदर आकर बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ और तुम्हें खेलने के बजाय मेरी बेटी के कपड़े सिलने चाहिए जो मैंने तुम्हें लाकर दिए थे। अरे हाँ, महक के कपड़े तो मैंने सिल दिए हैं, आप ले जा सकती हैं। इतना कहकर दुर्गा ने सुनैना को उसकी बेटी के सिले हुए कपड़ों का एक थैला दिया। पूरा समय सुनैना की नजर दुर्गा के बालों पर थी। उसके लंबे घने बाल खड़े होने के बाद भी जमीन पर लहरा रहे थे। वो मन ही मन दुर्गा के बालों को देखकर जल रही थी। वैसे तुम्हें अपने बालों को काट लेना चाहिए, कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए हैं। माँ ने मेरे बालों को इतना लंबा करने के लिए काफी जतन करके मेरे बालों को इतना अच्छा बनाया। आज इनकी ये खूबसूरती समझो मेरी माँ की मेहनत है, इसीलिए मैं इन्हें कभी नहीं काटती हूँ। इस पर सुनैना ने जलन में बिना कुछ बोले दुर्गा के हाथ में सिलाई के पैसे पकड़ाए और दनदनाती हुई वहां से चली गई। दुर्गा को सुनैना का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन पैसों में से अब आसानी से विद्या के स्कूल की फीस जमा कर सकती हूँ। दुर्गा अपनी छोटे से गरीब ससुराल में अपने पति पूरब, बेटी विद्या और सास ससुर के साथ रहा करती थी। दुर्गा को सिलाई करने का काफी शौक था और गरीबी की वजह से उसने इसी को अपना काम बना लिया था। वो अपने आसपास के अमीर घरों की औरतों के कपड़े सिला करती, जिसकी बदौलत वो अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। इसी तरह दुर्गा के घर रखी कहानी चल रही थी कि एक दिन, मम्मा आपको पता है स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन और सारे बच्चों की मम्मा वहाँ पर आएंगी, आप भी चलोगे ना? हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए स्कूल चलूंगी। आप मेरे लिए एक बहुत 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 सुंदर ड्रेस सिलना, फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे। विद्या ने इतना कहा ही था कि तभी उनके घर सुनैना और उनके साथ कई अमीर घरों की बहुएं कपड़े के थैले लिए वहां पहुंची। उस समय दुर्गा ने अपने बालों का जोड़ा बनाया हुआ था, जिससे उसके लंबे बालों का पता नहीं चल रहा था। सुनो दुर्गा, मेरी बेटी के स्कूल में कल मदर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है, इसलिए तुम्हें मेरे और मेरी बेटी के लिए कल तक बढ़िया सी ड्रेसेस तैयार करनी है। सुनैना ने मुझे बताया कि तुम काफी अच्छे कपड़े सिलती हो, इसीलिए मैं भी अपने कपड़े तुम्हारे पास लेकर आ गई। हाँ, हमें भी अपने बच्चों के साथ स्कूल सेलिब्रेशन में शामिल होना है, तो तुम हमारे लिए भी एक अच्छी अच्छी ड्रेस बनाना। फंस गई बेचारी दुर्गा, अब इसे सारा समय हमारे कपड़े सिलने में लग जाएगा और ये अपने और अपनी बेटी के कपड़े नहीं बना पाएगी। इतने सारे कपड़े देखकर दुर्गा का सिर चकराने लगा। वो कल तक भला इतने कपड़े कैसे सिल सकती थी? माफ कीजिएगा, मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ने जाती है और कल मुझे भी उसके साथ सेलिब्रेशन में शामिल होना है। दुर्गा, तुम तो गरीब हो और तुम्हारे वहां होने ना होने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमारे कपड़ों का सिलना ज्यादा जरूरी है। ये बोलकर सारी बहुएं दुर्गा को अपने कपड़े देकर चली गईं। दुर्गा के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, उसे उन सब के कपड़ों को सिलकर देना था। आखिर वो उसका काम था और काम को मना नहीं करना चाहिए। ये सोचकर दुर्गा कपड़ों की कटिंग करके उन्हें सिलने के लिए बैठ गई कि तभी, मम्मा क्या आप मेरी ड्रेस बना रहे हो? कितना सुंदर कपड़ा है, मेरी ड्रेस बहुत प्यारी लगेगी। नहीं बेटा, ये तुम्हारी ड्रेस नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा कपड़ा लाकर और भी ज्यादा सुंदर ड्रेस बनाऊंगी। क्या सच में मम्मा? तो फिर आप कब लेकर आएंगे मेरे लिए कपड़ा? पहले मैं ये सिल लूं, उसके बाद। दुर्गा को कपड़े सिलते सिलते काफी देर हो गई और थककर विद्या भी बाहर खेलने चली गई। और थोड़ी देर बाद उसका पति और ससुर दोनों काम पर से लौट आए। उन्होंने देखा कि दुर्गा अभी भी बैठी हुई सिलाई कर रही थी।
अरे बहू, आज तो बड़ी जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। माफ कीजिए पिताजी, मैं आज सिलाई में इतना बिजी थी कि मुझे खाना बनाना ध्यान ही नहीं रहा। मेरे पास बहुत से अर्जेंट कपड़े सिलने आए हुए हैं। ये क्या दुर्गा, हद होती है किसी काम को करने की। माना कि हमने तुम्हें सिलाई करने का काम करने की इजाजत दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे काम छोड़कर सिलाई करती रहो। अरे पूरब, कोई बात नहीं, आखिर बहू ये सब हमारे लिए ही तो कर रही है ना। लेकिन पिताजी, दुर्गा को इस बात का बुरा लगा कि उसके पति और ससुर काम पर से आ रहे हैं और वो उनके लिए खाना भी नहीं बना पाई। इस पर पूरब उसे डांट ही रहा था कि तभी वहां पर उसकी सास सुमेधा अपने हाथ में एक चटनी की प्याली और कुछ रोटियां लेकर वहां पहुंची। बहू पर मत चिल्ला पूरब, बहू के पास बहुत से अर्जेंट कपड़े सिलने आए हुए हैं और उसे कल ही इन कपड़ों को तैयार करके देना, और मैंने आप दोनों के खाने का इंतजाम कर दिया है। सुमेधा ने किसी तरह पूरब का गुस्सा ठंडा करके उन दोनों को खाना खिलाया। वो दोनों खाना खाकर वापस काम पर चले गए। शुक्रिया माँ जी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर आप मेरी मदद करने के लिए ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अरे ना बहू, तुझ में बहुत गुण है, तू इतनी मेहनत से काम करती है तो तेरे लिए मैं थोड़ा कुछ तो कर ही सकती हूँ। अपनी सास का उसके लिए इतना सोचने से दुर्गा उसका बहुत एहसान मानती। सुमेधा हमेशा ही दुर्गा की मदद करती, जिससे उसके काम में आसानी हो जाती। शाम हो चुकी थी और दुर्गा अभी भी बैठी हुई कपड़े सिल रही थी। इतने में ही विद्या बाहर से खेल कर आ गई। मम्मा, क्या आप अब मेरी ड्रेस सिल रही हो? दुर्गा का ध्यान पूरी तरह काम पर होने की वजह से विद्या की बात पर नहीं गया। मम्मा, बोलो ना, क्या आप मेरी ड्रेस बना रही हो? नहीं, हम जैसे गरीबों को कोई नई ड्रेस पहनने को नहीं मिलती। दुर्गा ने गुस्से में विद्या को ऐसा जवाब दे दिया और विद्या डरकर रोने लगी। अरे ये मैंने क्या कर दिया? विद्या रो मत, चुप हो जाओ बेटा, मैं तुमसे नहीं कह रही थी, मुझे माफ कर दो। दुर्गा ने विद्या को गोद में बिठाकर चुप किया और फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने बालों को खोलकर उसे खेलने को कहा। विद्या बालों से खेलने लगी, लेकिन जब भी उसे ध्यान आता तभी वो दुर्गा से ड्रेस के बारे में पूछती। मम्मा, हम कब मेरी ड्रेस का कपड़ा लेने जाएंगे? बेटा बस ये कपड़ा सिल जाए फिर हम लेने जाएंगे। कुछ देर बाद कुछ हलचल न होने पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि विद्या थककर उसके बालों पर ही सो गई थी। मुझे मेरी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कैसी माँ हूँ मैं, अपनी बच्ची की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। पूरा दिन मेहनत करके दुर्गा ने उन सबकी ड्रेसेस सिलकर दे दी। सिलाई के पैसों से वो बाजार से विद्या के लिए एक नई ड्रेस ले आई, जो ज्यादा महंगी नहीं थी और ज्यादा अच्छी भी नहीं थी। लेकिन सारा दिन सिलाई करने के बाद अब उसके शरीर में और कपड़े सिलने की जान ही नहीं थी। अरे देखो तो विद्या ने कितनी बेकार ड्रेस पहनी है। ऐसा मत बोलो, ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए बनाई है और ये सबसे अच्छी ड्रेस है। इस पर सभी बच्चे हंसने लगे। तभी वहां सुनैना की बेटी महक आई, जिसने दुर्गा के हाथों से सिली काफी सुंदर ड्रेस पहनी थी। ये देखो, इसे कहते हैं ड्रेस। मेरी मम्मा ने इसे महासभा तौर से मेरे लिए बनवाया है। सभी बच्चे विद्या की ड्रेस का मजाक बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चों की माएं खड़ी हुई थी, जिन्होंने भी दुर्गा की सिली हुई ड्रेसेस ही पहनी थी। और दुर्गा भी सादी सी साड़ी पहनकर उनके पास पहुंची। उसने अपने लंबे बालों की चोटी बनाई हुई थी, जिसमें विद्या ने छोटे छोटे फूल लगा दिए थे। उसकी चोटी पैरों तक लटकी हुई थी। अरे वाह दुर्गा, तुम्हारे बाल तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, कितने लंबे और घने हैं। सच में औरत की सुंदरता बालों से ही होती है। तुम्हारे बालों का कोई जवाब नहीं दुर्गा। शुक्रिया, वरना मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी यहाँ आने से पहले कि कहीं मैं अजीब तो नहीं लग रही। जगह जगह दुर्गा के बालों की तारीफ हो रही थी। स्कूल में आई सभी लेडीज और टीचर्स उससे उसके बालों का राज पूछ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुनैना ये सब देखकर बहुत ज्यादा जल गई। मेरी इतनी अच्छी ड्रेसेस पहनने के बाद भी मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और इस गरीब की हर जगह तारीफ हो रही है। ये सब सिर्फ इसके बालों की वजह से। मुझे इनका कोई इलाज तो करना ही होगा। इसके बाद सभी ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया और वापस अपने घरों को लौट गए। घर जाकर विद्या ने दुर्गा को बताया कि कैसे स्कूल के सारे बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। इस बात पर विद्या काफी गुस्से में थी और उसने सारा दिन दुर्गा से बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ सुनैना बाल दुर्गा जैसे बाल पाने के लिए न जाने क्या क्या जतन कर रही थी। कभी वो महंगे तेल लगाती तो कभी ब्रांडेड शैम्पूज, लेकिन वो सब करने पर भी उसको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। हद है, इतने जतनों के बाद भी मेरे बालों पर कोई असर नहीं हो रहा। इसी तरह मेरी बेटी के बाल हैं, इतने पतले हैं। ये भगवान, मेरे नहीं तो कम से कम मेरी बेटी के बाल तो अच्छे बना देते। सुनैना की लाख कोशिश करने पर भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसके मन में छल कपट आ गया और उसने अपने बालों को अच्छा करने के बजाय दुर्गा के बालों के साथ कुछ करने की सोची। अगले दिन वो कुछ कपड़े लेकर दुर्गा के घर गई, जहां उसने देखा कि दुर्गा जमीन पर बैठकर अपने बाल काट रही थी। हमेशा की तरह उसके बाल जमीन पर बिखरे हुए थे।
ज्यादा घमंड है ना इसे अपने बालों पर। आज मैं इसके बाल और इसका घमंड दोनों ही खत्म कर दूंगी। अरे दुर्गा बहन, क्या कर रही हो? अरे सुनैना जी, आइए बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ? वो दरअसल मैं कुछ कपड़े ही लेकर आई थी। कुछ दिन बाद ना मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े बहुत नए कपड़े सिलवा कर ले जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताइए क्या सिलवाना है आपको? फिर सुनैना ने दुर्गा को कपड़े दिखाए और जब दुर्गा सभी कपड़ों को देख रही थी तभी सुनैना ने मौका देखकर थैले से कैंची निकाली और दुर्गा के आधे बाल काटकर छोटे कर दिए और आधे बाल लंबे ही छोड़ दिए। जल्दी से उसे कपड़े का नाप देकर वहां से भाग निकली। कुछ देर बाद दुर्गा ने अपने बाल बांधने के लिए जैसे ही अपने बालों को पकड़ा, अरे नहीं, मेरे बाल, हे भगवान, ये किसने किया? दुर्गा की तेज आवाज सुनकर सुमेधा दौड़कर उसके पास पहुंची। क्या हुआ बहू? देखिए ना माँ जी, किसी ने मेरे बाल काट दिए, आधे बालों को छोटा कर दिया। हे भगवान, किसने किया ये सब? क्या घर में कोई आया था? सुमेधा के ये बोलने पर दुर्गा को ध्यान आया कि थोड़ी देर पहले सुनैना उसके घर आई थी। तब तक उसके बाल बिल्कुल सही थे। दुर्गा को समझ आ गया कि हो ना हो सुनैना ने ही उसके बाल काटे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। दुर्गा को अपने आधे बचे लंबे बाल भी काट कर छोटे करने पड़े और अब उसके बाल सिर्फ आधी कमर तक ही रह गए थे। वो अपने बालों को फेंकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें एक थैले में करके अलमारी में रख दिया। लेकिन क्या अब उनसे कोई फायदा होने वाला था? विद्या भी अब काफी दुखी थी। उससे अपनी माँ के लंबे बालों की याद आ रही थी जिसने वो घंटों खेला करती थी। मेरे बाल जो कभी मेरे पैरों तक लटका करते थे वो आधी कमर पर ही रह गए। अब इस तरह बाहर जाऊंगी तो सब मुझे देखकर बातें बनाएंगे। बड़ी मुश्किल से दुर्गा बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकली। रास्ते की सभी औरतें उसके बालों को देखकर हैरान होने लगीं। अरे जरा देखो तो सही, क्या ये दुर्गा ही है? इसके बालों को क्या हुआ? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इसने अपने इतने सुंदर बाल कटा दिए? मेरे पास अगर इसके जैसे बाल होते तो मैं उन्हें किसी को हाथ भी ना लगाने देती और ना ही खुद उनके साथ कुछ करती। पूरे रास्ते जाते आते दुर्गा को ऐसी ही बातें सुनने को मिली। फिर दुर्गा ने देखा कि थोड़ी दूरी पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। दुर्गा ने भी वहां पहुंचकर देखा तो वहां पर एक बोर्ड पर स्कूल की तरफ से होने वाली मॉडलिंग प्रतियोगिता के बारे में लिखा था। वो प्रतियोगिता विद्या के स्कूल से ही की जा रही थी, जहां पर दूसरे स्कूल के बच्चे और कुछ फैशन डिजाइनर भी आने वाले थे। अगर मैंने विद्या को इस प्रतियोगिता के लिए अच्छी सी ड्रेस बनाकर दे दी तो वो काफी खुश हो जाएगी। मेरी बेटी वैसे भी मेरे बालों की वजह से काफी उदास है और मैं भी काफी दिन से उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर दुर्गा जल्दी से अपने घर वापस लौटी और अपने पति से इस प्रतियोगिता में विद्या को पार्टिसिपेट करवाने की बात की। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसी किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का। ये सब अमीर लोगों के धंधे हैं। हम गरीब लोगों के सबसे दूर रहना चाहिए। मान जाइए ना, मैं अपनी बेटी के लिए कभी समय नहीं निकाल पाती, इसी वजह से वो बहुत दुखी रहती। और उसने मुझे बताया कि मदर्स डे पर भी बच्चों ने उसका काफी मजाक बनाया था। ऐसे में उसके दिल पर जोर नहीं पड़ेगा। देखो दुर्गा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन वहां पर सभी बच्चे बहुत महंगी ड्रेस पहने हुए होंगे जिनको हम नहीं खरीद सकते। ऐसे में अगर बच्चों ने फिर से विद्या का मजाक बनाया तो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अगर मेरी बेटी उस प्रतियोगिता में जाएगी तो मैं उसके लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस तैयार करूंगी। देखो दुर्गा, मुझे इस सब में साथ देने की बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यह कहकर पूरब दुर्गा को बेबस छोड़कर चला जाता है। वहीं सुमेधा उसके पास पहुंची। तू फिक्र मत कर बहू, अगर तू चाहती है तो तू इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेगी और विद्या के लिए एक अच्छी ड्रेस भी बनाएगी। गांव के सभी अमीर लोग डिजाइनर से कपड़े बनवा रहे थे, जिसकी वजह से दुर्गा का सिलाई का काम भी रुक गया और उसके पास अब पैसे भी नहीं थे। लेकिन फिर भी दुर्गा ने सुमेधा की बात याद करते उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया और फिर घर आकर उसने ड्रेस बनाने के लिए अलमारी में सामान ढूंढा, लेकिन वहां पर सिर्फ उसकी पुरानी साड़ियां ही रखी हुई थी। फिर तभी उसके हाथ उसके कटे हुए बालों का थैला लगा। मेरे बाल अभी भी यहाँ रखे हुए हैं, मुझे अब इन्हें फेंक देना चाहिए, लेकिन मैं इन्हें फेंक नहीं पाऊंगी। बहू, कलाकारी की कोई सीमा नहीं होती। एक कलाकार को अच्छे सामान की हमेशा जरूरत नहीं होती। दुर्गा को सुमेधा की बात सुनते ही आइडिया आ गया कि अब वो अपने कटे बालों को काम में लेकर विद्या के लिए एक अनोखी और लेकिन सुंदर ड्रेस बनाएंगी। फिर क्या था, दुर्गा ने विद्या को अपने पास बुलाकर उसका नाप लिया और उसे बताया कि वो उसके लिए एक अच्छी ड्रेस सिलने वाली है। नाप लेने के बाद उसने अपनी एक नई साड़ी ली और उसे काट कर उसे एक गाउन तैयार किया और फिर उसने उस पर डिजाइनिंग करने के लिए अपने बाल लिए। उसने बालों की चोटियां बनाकर उस ड्रेस पे स्ट्रैप्स बनाई और उसकी पेटी पर बालों के फूल बनाकर लगाई, जिन पर उसने रंग बिरंगी डाई की और फिर घेर पर लंबे लंबे बाल लगाए। साथ ही उनमें कुछ मोतियों का टच दिया और अब विद्या की ड्रेस तैयार हो चुकी थी।
मुझे तुझ पर बहुत नाज है बहू। मुझे यकीन था कि तू कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ कर सकती है। इस ड्रेस को देखकर लगता है कि प्रतियोगिता हमारी विद्या ही जीतेगी। क्या सच में माँ जी? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि किसी ने भी बालों की ड्रेस नहीं बनाई होगी, इसीलिए तो तेरी ड्रेस सबसे ज्यादा यूनिक है। दुर्गा का मन अभी भी घबरा रहा था। इसी वजह से उसे सारी रात नींद नहीं आई और अगले दिन सुबह ही प्रतियोगिता थी। विद्या को उठाकर सुमेधा ने उसे प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। उसने उसे वहीं अपने कटे हुए बालों की ड्रेस पहनाई और उसे अच्छे से तैयार किया। विद्या ने जब ड्रेस को ध्यान से देखा, मम्मा क्या आपने ये ड्रेस बालों से बनाई है? हाँ बेटा, इस ड्रेस के लिए तेरी माँ ने अपने बालों की कुर्बानी दी है और तू इस ड्रेस को पहनकर बिल्कुल छोटी सी बाल परी लग रही है। फिर दुर्गा विद्या को अपने साथ प्रतियोगिता में लेकर गई, जहां पर दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे और सभी ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वहां पर सुनैना और उनकी बेटी महक भी थी, जिसने काफी सुंदर डिजाइन ड्रेस पहनी हुई थी। फिर सभी बच्चियों ने अपनी ड्रेसेस पहनकर रैंप वॉक की और जैसे ही आखिर में विद्या अपने बालों से बनी ड्रेस पहनकर आई तो दुर्गा का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। ये क्या, बालों की ड्रेस? वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बालों से भी इतनी अच्छी ड्रेस बनाई जा सकती है। इस पर सभी दंग रह गए और डिजाइनर ने दुर्गा को स्टेज पर बुलाया और तारीफ करते हुए विद्या को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। दुर्गा को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। ये बाल मेरी मम्मा के हैं, उन्होंने अपने बाल काट कर मेरी ड्रेस बनाई है। दुर्गा बहुत खुश हुई और उसने वहीं भीड़ में सुनैना को मुंह लटकाए देखा। उसे खुशी थी कि उसने बिना कुछ किए ही सुनैना को सबक सिखाया। विद्या को भी कंपटीशन जीतने की बहुत खुशी हुई और उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया।